गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी लर्न चैप्टर 11 जंतुओं और पादपों में परिवहन, जिसका पार्ट 1 हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 132 पर आ जाइएगा। 132 पेज पर आ जाइएगा। चैप्टर 11 हमारा जंतुओं और पादपों में परिवहन का पार्ट 2 सेकेंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। हृदय स्पंद क्या है हमारा हृदय स्पंद? हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिएगा, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों को महसूस कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए जो होता है उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप, जिसको डॉक्टर अपने दोनों कानों में लगाते हैं और उसका मेन पॉइंट लेकर के हमारे हृदय पर लगाते हैं। तो चिकित्सक डॉक्टर्स जो स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है और दूसरे सिरे पर दो ईयर पीस यानी कि श्रोतिका लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं के से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिल जाती है। तो हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीख सकते हैं। एक्टिविटी 11.2 पर आते हैं। 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई एक कीप लीजिएगा। कीप की स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली या गुब्बारे को तानकर लगाइए और रबर बैंड की सहायता से कस दीजिए। चित्र 11.5। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे को अपने एक कान के पास रखिए। कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए कि आपको नियमित रूप से स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है। ये ध्वनि हृदय की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिएगा। अपने प्रेक्षणों की तुलना कीजिएगा। अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था और 4-5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन को अलग अलग नोट कीजिएगा, रिकॉर्ड कीजिए कि आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन के बीच कोई संबंध दिखाई देता है। प्रत्येक स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर बताती है। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति हमारी रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1578 से 1657 नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। उन दिनों ये मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। अब क्या ये स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकल जाता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। इसलिए उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं रहती है। अब हमारे शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में स्टडी करेंगे। 11.2 पर आ जाइएगा। जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार होता है? तो देखिए, शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार श्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान रखिएगा कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए
अब हम ये मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं? जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। अब पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर के बनाते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है? ये हमारे रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था वृक्क गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंच जाता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क मूत्र वाहिनियां मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अपनी नोटबुक पर हमारा ये मानव उत्सर्जन तंत्र का सुंदर चित्र और इनकी लेबलिंग भी लिखनी है, अच्छे से बनाना है। अब यदि हम यह सभी अनुभव करते हैं कि गर्मियों में पसीना आता है, श्वेत में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण होते हैं। क्या संवेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उसकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण या चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को अपवहन या डायलिसिस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर को यही स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। आई होप सभी अच्छे से अपनी बुक को रीड करेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे। थैंक यू एवरीवन।